पिछले कक्षा में हम लोग किसी भी रासायनिक क्वेश्चन को संतुलित करने के लिए पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल, ईंधन क्या होते हैं। देखिए ये सब जो डिफिनेशन है दरअसल ये पूछता नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा इसे लैंग्वेज के तौर पे पढ़ देता हूँ। देखिए इसे क्या कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो जल कर ठीक है ऊष्मा प्रदान करते ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, या बोल रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ किसे कहा जाता है जिसमें कार्बन हो, क्या हो, जिसमें कार्बन हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है, ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाता है। जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल। अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे है कि भौतिक ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पे ईंधन को भौतिक यहाँ पे देख लेता हूँ। ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस ईंधन में क्या आ जाएगा, लकड़ी, कोयला और कोक। द्रव ईंधन में क्या आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और गैस ईंधन में एलपीजी। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए जो प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस को मीथेन और इथेन को, ठीक है, इथेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत होता है। जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है तो सीएनजी गैस की क्या होती है, प्राप्ति की जाती है। ठीक है, जो प्रदूषण रहित होता है, जिसका प्रयोग हम लोग वाहन चलाने में किया जाता है। तो ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक गैस क्या है डेफिनेशन, आपको बस ये पूछेगा कि प्राकृतिक गैस में कौन सा गैसों का मिश्रण होगा। आपको याद रखना है मीथेन, और दूसरा याद रखने को चीज इथेन। मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आता है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम जो बनते हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह द्रव के रूप में मिश्रण मिश्रण होता है। ठीक है, इसके अवयव को नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एलपीजी जो है वो गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, और अति ज्वलनशील गैस है। ठीक है, इससे दुर्घटना से बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसके में इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। तो देखिए जो गैस होता है हम लोग को जो महकता है वो किसकी महक होती है, एलपीजी की नहीं होती, वो किसका रहता है, इथाइल मार्केप्टन का होता है। इथाइल मार्केप्टन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखे C2H6SH होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एलपीजी का लौ क्या होता है, तो नीला होता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कोयला के प्रकार। देखिए कोयला के प्रकार, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या होते हैं, पीट। अब देखिए जिस कोयले में कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो कोयला उतना ही श्रुतम कोटि का होगा। तो देखिए एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 90 से 95%, जो आपको याद रखना है। ठीक है, बिटुमिनस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 85 से 88%। और लिग्नाइट में होती है 70 से 75%। और पीट कोयला में होता है 50 से 60% कार्बन की मात्रा। तो अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, तो देखिए पेट्रोलियम, तो देखिए पेट्रोलियम जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, पेट्रा जोड़ ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात चट्टान के तेल को ही क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम की यहाँ पे विशेषता क्या है कि देखिए एक गाढ़ा होता है। ठीक है, ये औषधि चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिसे प्रभाजी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, ये अज्वलनशील होते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम जो विदेशों से मंगाया जाता है फिर भारत में इन्हें लाकर शुद्ध किया जाता है, तो उसे बैरल में ज़्यादातर लाया जाता है। तो एक बैरल बराबर कितने होते हैं, 159 लीटर होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह द्रव सोना या कच्चा तेल या धात्विक तेल भी कहा जाता है। इसे द्रव सोना या कच्चा तेल या धात्विक तेल तेल कहा जाता है। ठीक है, यह शुद्ध पदार्थ होता है। इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते करके। ठीक है, अनेक प्रभाजों जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ईंधन का उष्मीय मान क्या होता है। तो देखिए 1 ग्राम ईंधन को अगर पूर्ण रूप से जलाया जाए तो पूर्ण रूप से जलाने के बाद जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होगी, क्या होगी, जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होगी उसे ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि यहाँ पे जलाने के बाद में 1 ग्राम
ग्राम जलाने पर इसे कितना 150 केजी जूल हमें ऊष्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए ये सब लैंग्वेज के तौर पे है, ठीक है। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो ठीक है मैं सारा चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बनावट के आधार पर ईंधन को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक ईंधन और एक कृत्रिम ईंधन। तो वैसा ईंधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा हुआ उसे प्राकृतिक ईंधन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम ही क्या है, प्रकृति के द्वारा ही है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कृत्रिम ईंधन। तो वैसा ईंधन जिसका निर्माण प्राकृतिक प्रदत्त के वस्तुओं से मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के रूप में क्या करते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो वैसे ईंधन क्या कहलाते हैं, कृत्रिम ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि डीजल किससे बना है, पेट्रोलियम से। केरोसिन किससे बना है, इससे बना है, ठीक है। डीजल, पेट्रोल ये किससे बना हुआ है, ये सब पेट्रोलियम से ही बना हुआ है, ठीक है। एलपीजी, पेट्रोल ये किससे बना है, पेट्रोलियम से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको याद रखने होंगे क्या कि आदर्श ईंधन क्या होते हैं। आदर्श ईंधन में आपको याद रखने होंगे कि एलपीजी को आदर्श ईंधन कहा जाता है। ये लैंग्वेज के तौर पे है तो आपको पढ़ लेने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होती है। तो आदर्श ईंधन जो एलपीजी है उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो इस ईंधन का भंडारण क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। ये प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसकी प्रज्वलन ताप क्या होती है, ना तो मतलब जैसे किसी प्रज्वलन ताप जो होती है वो ठीक ठाक ही होता है, ठीक है। इसका कुछ अउष्मीय मान क्या होता है, उच्च होता है। इससे निकलने वाले क्या बोले अवशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसका परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, ले जाना, वो क्या होता है, आसान होता है। अब मैं आगे चलता हूँ, दहन, ठीक है। देखिए दहन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा ऊर्जा की क्या करते हैं, उष्मा और ऊर्जा, उष्मा तथा यहाँ पे ऊर्जा का, यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे था, उष्मा तथा ऊर्जा की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, दहन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे उस ऊर्जा छूट गया, ऊर्जा की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि कोई भी दहनशील पदार्थ वो कैसे जलेगा, किस उपस्थिति में जलेगा। यहाँ पे पहली बात फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए। माने इसका ये मतलब है कि जब वहाँ पे कोई आग लगने वाले पदार्थों की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। फिर वो आवश्यक प्रज्वलन ताप, ठीक है, कि जिसकी हर एक पदार्थ की प्रज्वलन ताप क्या होती है, अलग अलग होती है। पोषक तत्व क्या, ठीक है, पोषक तत्व। अब देखिए जैसे कि जो हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, अब यहाँ पे आगे चलता हूँ। देखिए दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। तो दहन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए दहनशील पदार्थों का होना क्या है, आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है, ठीक है। अर्थात जब ईंधन ना रहेगा तो दहन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, ठीक है। अगर ईंधन नहीं रहेगी तो दहन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। दूसरा क्या हो रहा है, आवश्यक प्रज्वलन ताप, ठीक है। तो प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिसमें कोई दहनशील पदार्थ क्या जलना क्या करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। तो उस ताप को यहाँ पे तो बाप लिखा है यहाँ, उस ताप को उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहा जाता है। अब यहाँ पे पूरा पोषक तत्व, यहाँ पे देखिए पोषक तत्व में क्या होते हैं। पोषक तत्व यह पदार्थ गैस तत्व है जो किसी भी दहनशील पदार्थों को जलाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे लैंग्वेज में क्या है कि ईंधन, तो ईंधन जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं, स्वतः दहन, द्रुत दहन, मंद दहन और एक होता है विस्फोट दहन। क्या होते हैं, विस्फोट दहन। तो देखिए विस्फोट दहन, स्वतः दहन का मतलब होता है कि जब कोई दहनशील पदार्थ, दहन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी दहनशील पदार्थ वायुमंडलीय ताप में स्वतः जलकर उष्मा तथा ऊर्जा की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, स्वतः दहन कहलाता है। जैसे पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। तो जिस कारण से पीला फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस को दहन होने की प्रक्रिया से इसको ना होने के लिए इसे केरोसिन के तेल में क्या किया जाता है, डुबा कर रखा जाता है। अब आगे चलता हूँ, मंद दहन। दहन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई दहनशील पदार्थ वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे उष्मा तथा ऊर्जा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मंद दहन करते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, और एक श्वसन भी क्या है, मंद दहन प्रक्रिया है। देखिए दहन की प्रक्रिया बहुत ही अधिक समय के लिए प्रभावित होती है तथा इससे निकलने वाले उष्मा का मान बहुत ही क्या होते हैं, कम होता है, ठीक है।
श्वसन, भींगी हुई लकड़ी का क्या जलना, एक क्या है मंद दहन की प्रक्रिया में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको पढ़ लेना है, जैसे कि देख बोल रहा है क्या कि श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है कैसे। तो देखिए श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन दहन के पोषक तत्व के रूप में तथा हमारे शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ दहनशील पदार्थ के रूप में तथा शरीर में उपस्थित तापमान प्रज्वलन ताप के रूप में मिलकर श्वसन की प्रक्रिया को क्या करते हैं संचालित करते हैं, जिस कारण से श्वसन एक क्या है मंद दहन प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे अब जब श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है तो आपको अगर देना होगा तो यहाँ पे ये देना होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या है हीट का निर्माण किया। अब यहाँ पे आते हैं द्रुत दहन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इस प्रक्रिया को कुछ निष्कासित ऊर्जा मंद दहन की मंद गति एवं अत्यधिक समय तक अर्थात अनवरत के रूप में क्या होती है ठीक है। तो मंद गति से ऊर्जा निकलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है या क्रिया मंद दहन कहलाती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है एक मंद दहन प्रक्रिया है, ठीक है। मंद दहन प्रक्रिया अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ तक डिफिनेशन लिखने के बाद ये लिख देना और ये आपको जरूर लिखने होंगे। आगे द्रुत दहन क्या होता है? दहन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई दहनशील पदार्थ वायु के संपर्क में आकर ठीक है अत्यंत तीव्र गति से क्या होते हैं जलना प्रारंभ करते हैं, द्रुत दहन कहलाते हैं। जैसे माचिस की तीली, एलपीजी का जलना, ठीक है, ये क्या है द्रुत दहन में आ जाएंगे, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या है ये दहन की प्रक्रिया बहुत ही क्या होती है अल्प समय के लिए होती है, जिससे निकलने वाले ऊष्मा का मान क्या होता है अत्यंत तीव्र होता है। मैं आगे चलता हूँ। विस्फोट दहन, विस्फोट दहन का मतलब होता है कि जब इसे जलाएंगे तो साथ में क्या आवाज़ भी उत्पन्न करेगा। तो दहन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा ऊर्जा के साथ साथ ध्वनि भी क्या करे उत्पन्न करे, विस्फोट दहन कहलाता है। जैसे कि कुछ बम का क्या फटना, पटाखे का फूटना। अब यहाँ पे है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना या किसी पदार्थों का क्या हो जाना खराब होना। तो बोल रहा है संक्षारण, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई धात्विक पदार्थ वायुमंडलीय नमी जल हवा के संपर्क में आकर कुछ कमजोर एवं बेकार पदार्थों का निर्माण करते हैं या संक्षरित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है संक्षारण कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन क्या करते हैं, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना होता है जिससे धातु वायुमंडलियों की नमी एवं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं कि बेकार पदार्थ अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय होकर इस तरह से नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को वायुमंडलीय हवाओं से दूर रखना चाहिए। दूसरा क्या, जल या नमी के संपर्क से क्या रखना चाहिए दूर चाहिए। उस धातु के ऊपर कुछ गिरीस तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे धातु के ऊपर जंग ना लगे तो आपको उसके ऊपर गिरीस या पेंट कई तरह की हम चीज़ें चढ़ाते हैं, ठीक है। इससे बचाने के लिए धातुओं के ऊपर हम पेंट चढ़ा देंगे, ठीक है। यदि धातु का आप ही अगर सबसे अच्छा उपाय है, अगर धातु नष्ट हो रहे हैं तो उसे मिश्र धातु क्या करें बना दे, ठीक है, क्योंकि मिश्र धातु में जंग नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे आता है विकृत गंधता क्या है। ये विकृत गंधता आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पूरा है कि जब कोई नमी युक्त या खाद्य युक्त पदार्थ को वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उसमें अरुचिकार क्या होती है गंध आने लगती है। और गंध आने की प्रक्रिया विकृत कहती है। ये पूरी प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है, ठीक है। तो नोट पॉइंट क्या है कि विकृत गंधता से बचने के लिए चिप्स के थैले में प्राय नाइट्रोजन गैस का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कितने भी पैकेट देखते हो खाने वाले चिप्स की थैली, उसमें कौन सा गैस भरा हो जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है N2 होता है, सॉरी यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ N2। नाइट्रोजन अधातु है, क्या है अधातु है। अब यहाँ पे है लौ या ज्वाला, वह क्षेत्र जहाँ ज्वलनशील पदार्थ का गैसीय रूप में रूपांतरण होता है ज्वाला या लौ कहलाता है। जैसे कि ज्वाला 3 तरह के होते हैं, पीला, नीला और लाल होते हैं। अब जैसे कि पीला लौ या ज्वाला क्या है, वहाँ वस्तु का दहन पूर्ण रूप से नहीं होता है, पीला ज्वाला कहलाता है। नीला लौ, वहाँ जब वस्तुओं का दहन पूर्ण रूप से नहीं होता है, नीला लौ क्या कहलाता है लाल लौ।
तो वैसा दहन जहाँ वस्तुओं का दहन आंशिक रूप से हो, ठीक है, आंशिक रूप से होता है, लाल लोह कहलाता है या ज्वाला कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब किसी एक मोमबत्ती है, ठीक है, जब इस पदार्थ में यहाँ से जल रहा है तो इस भाग में जलने में ये सबसे क्या होता है, कम गर्म का भाग होता है, इसके ऊपर गर्म भाग होता है और सबसे गर्म भाग जो होता है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आंशिक रूप से दहन होता है और बिना जली हुई मोमबत्ती, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है मतलब ये क्षेत्र होता है काला दिखाई देता है। चलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में मैं आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कम से कम मैं 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक।